नमस्कार दोस्तों, एक कदम पीएचडी की ओर के सेकंड एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव वर्मा आज आपको पीएचडी के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं और उसके लिए मैंने तरुण सर को बुलाया है। तो आज के हमारे मेहमान तरुण सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण सर के बारे में बस थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि सर जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और अभी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हिंदी विषय से पीएचडी कर रहे हैं। सर, कुछ बातें मैंने आपको बता दी, आज जनता को कुछ बता दिया आपके बारे में। और आपसे निवेदन है, थोड़ा अपने बारे में कुछ आप भी बताइए। जैसे गौरव जी ने बताया, मेरा नाम तरुण किशोर नौटियाल है और मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय से अभी पीएचडी का छात्र हूं। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो टिहरी गढ़वाल से हुई है और उसके बाद कक्षा 10 से लेकर के वर्तमान तक की, यानी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है एमए हिंदी, वो मेरी देहरादून से हुई है। वर्तमान में मैं यहाँ पे शोधार्थी के रूप में काम कर रहा हूँ अभी, और आगे मुझे आशा है कि मैं उच्च शिक्षा में अपने करियर को सफल अंजाम तक पहुँचाऊँगा। सर, आपका पीएचडी में एडमिशन लेने का या पीएचडी करने का विचार कैसे आया? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसके सामने अपने करियर को चुनने के कई ऑप्शंस होते हैं। तो मैं जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो मुझे हायर एजुकेशन में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया। नेट का एग्ज़ाम मेरा पास होने के बाद उसी समय सरकार के कुछ नियम आए यूजीसी के 2018 रेगुलेशंस जिन्हें कहा जाता है, उसमें पीएचडी की अनिवार्यता कर दी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए। खासकर विश्वविद्यालयों में तो इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नेट पर्याप्त नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए और पीएचडी करना अब आवश्यक हो गया है। इसलिए मुझे हिंदी साहित्य में पीएचडी करने के लिए आना पड़ा। और दूसरा, मेरी रुचि भी इस विषय में क्योंकि थी, इसकी जो गद्य विधा है जिसे हम उपन्यास, निबंध ये सब कहते हैं, तो मुझे उपन्यास में बहुत रुचि थी और उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते ही मैं हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित भी हुआ। और इसी विषय में यदि मैं पीएचडी करने का सोच रहा हूँ या मैं उस दिशा की ओर अग्रसर हूँ। सर, आपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सर कोचिंग ली या नहीं ली, या फिर सर जो कंटेंट होता है, सिलेबस होता है, वो सर आपने ऑफलाइन मटेरियल लिया या ऑनलाइन स्टडी की आपने उस चीज़ की? देखिए, इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सम्मिलित रूप से मैंने संसाधनों का उपयोग किया। सबसे पहले जब मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी तो उस समय ऑफलाइन जो बुक्स होती हैं, जैसे पेपर 1 के लिए वीएस मदान की बुक है, वो मैंने रेफ़र करी थी। और पेपर 2 के लिए जो इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और जो उसमें मूल ग्रंथ लगे हुए हैं, मूल उपन्यास, मूल कविताएं, वो सारी मैंने डिटेल में एकदम पढ़ी थी। और काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हमारे सिलेबस में होती हैं, उनको हम यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारा सिलेबस वहाँ से भी कवर हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जब मिल कर के हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है यूजीसी नेट का जो सिलेबस मेंशन्ड है हिंदी साहित्य का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, वो कवर हो जाता है। सर, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सर क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए? देखिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें चतुर्विमीय या 4 डायमेंशंस में काम करना चाहिए। पहली जो रणनीति का जो पहला भाग है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस को समझना। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि पेपर 1 में उन्होंने 10 यूनिट बनाई हैं और उसमें प्रत्येक जो यूनिट है वो 5 क्वेश्चन उसमें आते हैं प्रत्येक यूनिट से, और इस तरीके से 50 क्वेश्चन होते हैं वो, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का है तो 100 नंबर का होता है। ऐसे ही जो पेपर 2 है जो सब्जेक्ट का होता है, क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य था तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके सिलेबस को भी उन्होंने 10 यूनिट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस की समझ होनी आवश्यक है। हमें सिलेबस के एक एक भाग का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के नाते कि हमारे सिलेबस में कौन सा उपन्यास लगा है, कौन सा नहीं लगा है, कौन सी कविताएं लगी हैं, कौन सी नहीं लगी है। यदि हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जा रहा है तो कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है। दूसरा जो चरण है सिलेबस को समझने के बाद, वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से इस एग्ज़ाम की अप्रोच हमें समझ में आती है।
जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना अत्यंत आवश्यक है। तीसरे चरण में हमें मूल रूप से अपनी जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए। जैसे पेपर 1 के लिए मैंने बताया BS मदान। यदि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान अड्डा बाई शेफाली एक चैनल है, तलवीर सिंह का एक चैनल है, पार्थ एजुकेशन का एक चैनल है। बहुत सारे चैनल आजकल यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और सूचना क्रांति का यह एक वो है जिसे हम कहते हैं अच्छा फल है कि हम कहीं पर भी अपने इस तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। और इसके अलावा पेपर 2 के लिए जो मूल पुस्तकें हैं वो पढ़ने के अलावा आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वो पढ़ने आवश्यक है क्योंकि उनसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ डायरेक्ट आते हैं। तो पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरे स्तर पर इसको जो इसके मूल ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना है और जो चौथा स्तर है वो आता है अभ्यास का। तो UGC ने NTA ने एक ऐप बनाया है अभ्यास नाम से, ठीक है। इसमें उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो मॉक टेस्ट्स हैं वो बनाए हैं और ये ऐप फ्रीली उपलब्ध है। अगर आप प्ले स्टोर में जाते हैं, एंड्रॉयड चाहे iOS जो भी है, उसमें आप इसे डाउनलोड कीजिए और उसमें एक टाइम के हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको करने की यदि मैं आप लोगों को मेरा सुझाव यह रहेगा, जो भी देख रहे हैं दर्शक, कि वो इसको सबसे सीरियस पार्ट यही होता है पूरी तैयारी का, क्योंकि आप MA में पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद यदि आप सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मूल ग्रंथ फिर से पढ़ चुके हैं जो पूछा सिलेबस में लगे हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस वाला सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप प्रैक्टिस कर, एक तो टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करें पूरा, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, उसे 3 घंटे में प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसका एनालिसिस अवश्य करें। उसके एनालिसिस का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्रश्न सही हो रहा है, कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है। यदि कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसका सही सॉल्यूशन क्या है। ये एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है यदि कोई व्यक्ति ये कर लेता है, और क्योंकि मैंने ये किया था इसलिए मैं UGC NET JRF को सफलतापूर्वक पास कर पाया। सर, जैसे भी आपने इतिहास की बात करी, तो सर हिंदी का इतिहास बहुत बड़ा है। आदिकाल से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो ये बहुत वास्ट हो जाता है। तो सर इस इतिहास को कैसे कवर किया जाए? देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत से हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। जैसे जो सर्व प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी थी। उसको आगे चलकर कई अन्य विद्वानों ने परिष्कृत रूप देते हुए लिखा है और आजकल जो सबसे फेमस है वो डॉक्टर नगेंद्र का और डॉक्टर हरदयाल, दोनों ने एक ही मिलकर एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास। उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास और उसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं और उनके पीछे क्या क्या परिस्थितियां थी, उनके उद्गम, उसके अलावा आधुनिक गद्य तक किस प्रकार संस्कृत से जो परंपरा चली आ रही थी हिंदी की, उसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक ये हो सकती है। सर हिंदी में सर देखी जाए तो सर बहुत सारी विधाएं होती हैं, तो उस विधाई में किस विधा पे ज़्यादा जोर दिया जाए और किसको थोड़ा कम देखा जाए, मतलब कैसे तैयारी की जाए विधाओं की? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब स्ट्रेटेजी वाला पार्ट आपने पूछा तो उसमें 4 चीज़ें बताई थी, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो दूसरा चरण है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस समय आपको यह पता चलता है कि आपको जो सिलेबस है उसमें किस पार्ट को ज़्यादा महत्व देना है और किसको कम देना है। जब आप लगातार उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें निबंध, उपन्यास, कविताएं ये ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इतिहास संबंधी प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ जो हिंदी की आरंभिक जैसे अपभ्रंश, अवहट, इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये पैटर्न कभी भी बदल सकता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही आपको, हर एक व्यक्ति को यह निर्णय स्वयं लेना होता है कि उसे किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने निर्णय लिया था कि मैं एक उपन्यास झूठा सच हमारे सिलेबस में लगा हुआ था, उसे मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे पिछले सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने देखा कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए मैं अपने कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन क्यों बर्बाद करूं। तो इस तरीके से मैंने काम किया और ऐसे ही निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं लेना है। सर हिंदी विषय में सर किन विषयों पर सर किन टॉपिकों पर सर रिसर्च किया जाता है, और आप किस विषय में रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, हिंदी में मुख्यतः 3 विधाएं हैं, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। और इसमें से जो पद्य है वो कविता है, गद्य में आपका पूरा निबंध और उपन्यास, कहानी ये सब आ जाता है, और चंपू में जो का पद्य और गद्य का मिश्रण होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो मेरा जो रुचि थी, मेरी वो गद्य साहित्य में रुचि थी पहले से ही। जैसा मैंने बताया आपको, उपन्यास मुझे अच्छे लगते थे और मैं नरेंद्र कोहली जी के महासमर उपन्यास पर कार्य करने की ओर अग्रसर हूँ। और इसके अलावा आपको यदि किसी विषय पर रिसर्च करनी है तो वैसे तो ये आपका निजी विचार हो सकता है, अपनी आपकी निजी रुचि हो सकती है, लेकिन जिन आजकल गद्य साहित्य पर शोध करने का अधिक चलन है, क्योंकि आधुनिक जो युग है हिंदी साहित्य का वो गद्य साहित्य का ही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य को तो आधुनिक युग को गद्य का विस्फोट कहा है। यानी यहाँ उपन्यास, कहानियां, निबंध भरपूर मात्रा में लिखे जा रहे हैं और आज भी इनको नए नए लेखक लिख रहे हैं। सर जैसे भी आपने बताया कि हिंदी के लिए जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्या किया जाए, लेकिन सर जब पेपर 1 की हम बात करते हैं तो सर पेपर 1 की तैयारी कैसे किया जाए? सभी छात्र कैसे तैयारी करें पेपर 1 की? देखिए, पेपर 1 जैसा मैंने बताया रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है और इसमें 10 यूनिट होती हैं। वो 10 यूनिट में हमें डिटेल में सिलेबस पता होता है कि हमें क्या काम करना है। उसके लिए रणनीति वही है, सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, उसकी 10 यूनिट हमें पता होनी चाहिए और उसमें चैप्टर्स के नाम, उसके अंदर क्या क्या है वो सब पता होना चाहिए। जैसे उसमें हायर एजुकेशन का है, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। एक कॉम्प्रहेंशन है, हमें पता होना चाहिए। एक DI आता है, 5 क्वेश्चन उसके होते हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये सब चीज़ें हमें सिलेबस के माध्यम से पता चलती हैं। दूसरा चरण इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं और हर एक यूनिट से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीसरे चरण में हम इससे संबंधित जो पुस्तक है उसको निश्चय करेंगे। देखिए, पुस्तकें बहुत सारी हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने जो पढ़ी VS मदान की। इसके अलावा पेपर 1 आप पुस्तक नहीं भी पढ़ेंगे तो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह आपको पढ़ाते हैं, साथ में PDF भी उपलब्ध कराते हैं और वो पुस्तकों से ही उन्होंने ले रखी होती हैं डायरेक्टली। तो आप ये कर सकते हैं। और चौथे चरण में मॉक टेस्ट अवश्य दें, क्योंकि पेपर 1 के जो मॉक टेस्ट हैं वो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। तो NTA ने उस पर कम से कम 1200-1300 मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए हुए हैं, उनके अभ्यास है। तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस भरपूर रूप से कीजिए। और पेपर 1 JRF निकालने के लिए स्कोरिंग पार्ट होता है। यदि आपके यहाँ 40 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका JRF निश्चित है। सर इस बार सर जो नेट था इस बार का काफ़ी छात्रों ने क्लियर किया है, काफ़ी को JRF भी मिला हुआ है और जो विभिन्न यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने वहाँ अपना PhD करवाती है। तो सर जिन बच्चों का PhD क्लियर हो गया है या एंट्रेंस क्लियर हो गया है, अब वो इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, तो सर उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए? देखिए, इंटरव्यू में जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उससे पहले आपको एक ईमेल आता है कि आप अपने अपने रिसर्च प्रपोजल और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आइए। तो जो ये रिसर्च प्रपोजल है ये आपका शोध प्रस्ताव होता है, यानी जिस विषय पर आपकी रुचि है उस विषय पर आप एक शोध प्रस्ताव तैयार करेंगे, उसको लेकर इंटरव्यू में आएंगे। इंटरव्यू में आपके थोड़ा बहुत आपकी शिक्षा, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा जाता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप कहाँ से पढ़े हैं। उसके अलावा जो सारा इंटरव्यू का केंद्र बिंदु होता है वो आपका शोध प्रस्ताव होता है और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जी सर। इंटरव्यू के लिए इसके अलावा और कुछ आवश्यकता नहीं है। यदि आपका शोध प्रस्ताव अच्छे से तैयार है तो आप उसको अच्छे से उसका उत्तर दे सकते हैं। सर जैसा कि हम सर देख रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं सब इंग्लिश मीडियम की ओर दौड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आप हिंदी के शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं सर ये बड़ा दुखदाई है कि भारत के जो लोग हैं वो इंग्लिश की ओर दौड़ रहे हैं और हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं, जबकि उनकी बोलचाल की भाषा तो हिंदी ही है, वही रहेगी लंबे समय तक। लेकिन जो जहाँ तक लिखने पढ़ने की बात आती है तो वहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो सर इसकी क्या समस्याएं और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है?
देखिए, भारत बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है और अंग्रेजों ने अपनी भाषा को थोपने का प्रयास किया है। हालांकि हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो अंग्रेजों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को के विकास में भी पर्याप्त मात्रा में योगदान दिया था। और जो आज हम खड़ी बोली मानक हिंदी भाषा जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, उसके विकास में अंग्रेजों का भी योगदान है। लेकिन जो औपनिवेशिक मानसिकता है, अंग्रेजों ने औपनिवेशिक मानसिकता के माध्यम से हमारे मस्तिष्कों में, हमारे मनों में, भारतीय मन में यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और जो भारतीय भाषाएं बोलेगा वह थोड़ा गिरा हुआ या निम्न कोटि का होगा। इस मानसिकता को तोड़ने के लिए आज़ादी के बाद से भारत सरकार का, भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया और भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को उसका स्थान दिलाया। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से इसको वास्तविक स्वरूपों में राजभाषा का दर्जा आज भी नहीं मिल पाया है और यह हिंदी की एक सहयोगी राजभाषा के रूप में रह गई है। इस दिशा में आजकल काफ़ी काम किया जा रहा है और जो वर्तमान सरकार है वो शायद इस दिशा में थोड़ा ज़्यादा गंभीर प्रतीत होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा सफल परिणामों की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। जहाँ तक लोगों का माइंडसेट बदलने की बात है, देखिए जैसे जैसे इसके लिए हमें अपनी शिक्षा नीति में बदलाव करने की आवश्यकता होगी और नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर जिस प्रकार से बल दिया जाता है और जो त्रिभाषा सूत्र है जिसके माध्यम से भारत का जो उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, इसकी मध्य भाषाई एकता और भाषाई समन्वय की भावना को स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसे यदि कार्यान्वित किया जाता है, नई शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं यदि उस दिशा में, सही दिशा में कार्य किया जाता है तो मुझे लगता है कि हिंदी वास्तव में भारत की जो राजभाषा अभी है वह भारत की एकमात्र राजभाषा बनेगी। क्योंकि संविधान में ये प्रावधान था कि आज़ादी के 15 सालों तक हिंदी, आज़ादी के 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा का काम करेगी। लेकिन 1965 के बाद, यानी 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी राजभाषा का कार्य नहीं करेगी, उसके बाद सिर्फ हिंदी कार्य करेगी। लेकिन उसको किसी कारणवश, राजनीतिक कारणों के कारण और थोड़ा क्षेत्रवाद की भावना खासकर दक्षिण भारत में पैदा हुई थी, तो उसकी वजह से इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसके लिए फिर सरकार ने एक त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला अपनाया जिसे नई शिक्षा नीति में लागू किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हिंदी भाषा के प्रति हम सभी का जो रुझान है वो बढ़ेगा। और मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ और बीएससी और उसके अलावा मास्टर्स भी मेरा है साइंस में ही। उसके बाद भी हिंदी साहित्य के प्रति मेरा रुझान है और मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि मुझे भी इस आंदोलन में अपना कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। जी सर, धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। तो जो छात्र पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ये इंटरेस्टिंग वीडियो रही और काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने धन्यवाद गौरव जी, कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।